ठीक है ना? सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। टॉप न्यूज में अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आपको आर्थिक जगत और खेल जगत से जुड़े समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा संसद का बजट सत्र। आज दोपहर 12 बजे सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। निर्बाध रूप से सदन के संचालन और विपक्ष के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करेगी सरकार। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नाबा दास की हत्या, सुरक्षा में तैनात एएसआई ने मारी गोली। राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक। महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि आज। शहीद दिवस के मौके पर गांधी समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने बापू को किया नमन। देश के कई हिस्सों में लगातार जारी है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी बारिश। फिर से शुरू हुआ उत्तर भारत में शीतलहर का दौर। और अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास। इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। शानदार जीत पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय महिला खिलाड़ियों को दी बधाई। और टॉप न्यूज में अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। सरकार ने संसद के मंगलवार से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक संसद भवन परिसर में आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री और दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेता इस बैठक में भाग लेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान संसद का कामकाज सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राजनीतिक दलों का सहयोग चाहेगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करेंगे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में सुबह 11 बजे संबोधित करेंगी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिनों के दौरान कुल 27 बैठकें होंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक होगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक अवकाश रहेगा और इस दौरान विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियां मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों की जांच करेंगी और उस पर रिपोर्ट पेश करेंगी। वहीं बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर रविवार शाम गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति समारोह में उपस्थित रहे। ये 4 दिन तक चले गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। समारोह में शास्त्रीय रागों पर आधारित भारतीय धुनें बजाई गई। थल सेना, नौसेना, वायुसेना और राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के म्यूजिकल बैंड ने कुल 29 धुनें बजाई। समारोह का समापन सदाबहार धुन सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा से किया गया। और बड़ी बात यह रही कि बारिश
की मौजूदगी में तमाम सारे लोग इस दृश्य के साक्षी बने और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह का समापन किया गया। ये औपचारिक पारंपरिक प्रक्रिया है हमारे देश की गणतंत्र दिवस समारोह के समापन की। बात अब अगली खबर की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से कहा है कि वो योजनाओं के विवरण के साथ मध्यम वर्ग तक पहुंच बनाएं, जिनसे उन्हें लाभ हुआ है। रविवार को हुई यह बैठक 2023 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक थी। संसद में 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने से पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां सरकारी योजनाओं से गरीबों और वंचितों को लाभ हुआ है, वहीं मध्यम वर्ग के लिए भी कुछ पहल शुरू की गई हैं, जिन्होंने उनका जीवन सुगम बनाया है। इस दौरान 3 प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें मोदी सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों सहित समग्र कार्यों को लेकर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा द्वारा दी गई एक प्रस्तुति भी शामिल है। गौबा की विस्तृत प्रस्तुति में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर दिया गया। कैबिनेट सचिव ने कहा कि भारत के दूर दराज के इलाकों में कई आईआईटी, आईआईएम और आईआईएस खोले गए हैं। वहीं बात करें अगली खबर की तो अमृत उद्यान समेत राष्ट्रपति भवन के उद्यानों को आम लोगों के लिए खोलने को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अमृत उद्यान क्या है। दरअसल राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर शनिवार को अमृत उद्यान कर दिया गया है। ये उद्यान साल में एक बार जनता के लिए खुलता है और लोग इस बार 31 जनवरी से इस उद्यान को देखने जा सकते हैं। अमृत उद्यान 26 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आगंतुकों के लिए खुला रहेगा। 28 मार्च से 31 मार्च तक अमृत उद्यान विशेष वर्ग के लिए खुला रहेगा। किसानों के लिए 28 मार्च को, दिव्यांग के लिए 29 मार्च को। इसके साथ ही आपको बता दें कि रक्षा, अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मियों के लिए 30 मार्च को और आदिवासी महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों सहित महिलाओं के लिए 31 मार्च को अमृत उद्यान खुला रहेगा। वहीं अमृत उद्यान घूमने के लिए लोग अपना स्लॉट ऑनलाइन सुरक्षित करा सकते हैं। यानी कि यदि आप अमृत उद्यान घूमना चाहते हैं तो आप राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर जाकर अमृत उद्यान के स्लॉट में आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। हालांकि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते तो फिर आपको राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 12 के पास कियोस्क पर अपना पंजीकरण कराना होगा। सभी लोगों का प्रवेश और निकास राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। तो साल में एक बार देश के आम नागरिकों के लिए, जो कि पहले का मुगल गार्डन था और अब इसका वास्तविक नाम अमृत उद्यान रख दिया गया है, इसका लुत्फ आप ले सकते हैं। बात अगली खबर की करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शानदार आगाज आज होने जा रहा है मध्य प्रदेश के भोपाल में। भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में शाम 7 बजे केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय खेल मंत्री, राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की उपस्थिति में खेल महाकुंभ का रंगारंग शुभारंभ किया जाएगा। इससे पहले खेल और युवा कार्य मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से खेलों में भाग लेने वाले सभी राज्यों के प्रतिभागी, एथलीट, कोच, सहायक कर्मचारी और अधिकारी खेलों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐप पंजीकरण प्रक्रिया में एथलीटों के अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा इसमें एक चैट बॉक्स भी है जो एथलीटों के सवालों का तुरंत जवाब देगा। वहीं वर्ष 2023 के पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र भारत की जनमानस की रगों और संस्कृति में रचा बसा है।
आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 57वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय समाज की प्रकृति भी लोकतांत्रिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षुओं के संघ की तुलना संसद से की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन संघों में प्रस्ताव और संकल्प प्रस्तुत करने, गणपूर्ति यानी कोरम, मतदान और मतगणना के लिए स्पष्ट नियम थे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बाबा साहेब का विश्वास था कि भगवान बुद्ध ने भी अपने समय की समस्त राजनीतिक प्रणालियों से प्रेरणा ली। प्रधानमंत्री ने द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की चर्चा की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। उन्होंने उसे एक ऐसी संस्था बताया था जहां मोशंस, रिजोल्यूशंस, कोरम, वोटिंग और वोटों की गिनती के लिए कई नियम थे। बाबा साहब का मानना था कि भगवान बुद्ध को इसकी प्रेरणा उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं से मिली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किए गए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलेट्स को लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं, खान पान का हिस्सा बना रहे हैं। इसका प्रभाव भी दिख रहा है कि छोटे किसान उत्साहित हैं और वो खुश हैं कि दुनिया छोटे अनाज का महत्व, मोटे अनाज का महत्व समझने लगी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलेट्स को बाजार तक पहुंचाने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। रामसर साइट्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। आज महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर दिल्ली में गांधी समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और शहीद दिवस समारोह के अवसर पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, मैं बापू के गहन विचारों को याद करता हूं। मैं उन सभी लोगों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जो हमारे राष्ट्र की सेवा में शहीद हुए हैं। उनके बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जाएगा और विकसित भारत के लिए काम करने के हमारे संकल्प को मजबूत करते रहेंगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बापू को नमन करते हुए ट्वीट किया। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा, बापू के विचारों ने सर्वोदय की भावना को सशक्त किया। उनके दर्शन में सबकी भलाई निहित थी, जिससे वैश्विक स्तर पर मानवतावाद को नई दिशा मिली। उनके सिद्धांत सदा हमारा पथ प्रदर्शित करते रहेंगे। और बात करते हैं अब मौसम की। दिल्ली एनसीआर में रविवार को रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली में रविवार को हुई हल्की बारिश के कारण सर्दी और बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 10 और 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बारिश के कारण दिल्ली में कई जगहों पर जाम की स्थिति भी बनी रही। और अब इस वक्त रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे टॉप 10 हेडलाइंस के साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, व्यापार जगत की बड़ी खबरें और साथ ही खेल जगत के समाचार भी। बने रहिए, तुरंत लौट रहे। What is GDP? GDP or Gross Domestic Product is the total market value of all final goods and services produced in the country over a period of time, usually 1 year. Increase in GDP or GDP growth rate indicates the overall health of the economy.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और टॉप न्यूज में आइए अब नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के उज्जैन में SGML नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मारिया जोस गाल्वेज साल्वाडोर, डायरेक्टर जनरल ऑफ बुक्स एंड प्रमोशन ऑफ रीडिंग, संस्कृति मंत्रालय स्पेन के साथ दोपहर 2 बजे 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन करेंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान के उतरने के दौरान संदिग्ध तौर पर हाइड्रोलिक ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से रविवार रात को चीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए पूर्ण आपात स्थिति घोषित की गई। यह विमान शारजाह से आया था। ओडिशा सरकार ने एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक की गोलीबारी में जान गंवाने वाले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नव किशोर दास को राजकीय सम्मान देने की घोषणा की। पूरे राज्य में 31 जनवरी तक कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने नव किशोर दास की हत्या पर शोक जताया। दिल्ली उच्च न्यायालय देशद्रोह के आरोपों से जुड़े 2020 के दंगों के एक मामले में नियमित जमानत और अंतरिम जमानत की मांग करने वाले JNU छात्र शर्जिल इमाम की 2 अलग अलग याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई करेगा। दिल्ली की एक अदालत ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी, जिन पर पिछले साल नवंबर में एक महिला सहयात्री पर पेशाब करने का आरोप है। एरो इंडिया 2023 का 14वां एडिशन 13 से 17 फरवरी तक येलहंका बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। इसी को लेकर बेंगलुरु नागरिक निकाय ने आज से 20 फरवरी तक एयरफोर्स स्टेशन से 10 किलोमीटर के दायरे में मीट स्टॉल, मांसाहारी होटल और रेस्टोरेंट बंद करने का आदेश दिया है और मांस की बिक्री और मांस परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 30 और 31 जनवरी को होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर पुडुचेरी में 29 से 31 जनवरी तक CRPC की धारा 144 लागू की गई है। ये 4 या अधिक लोगों को इकट्ठा होने, आंदोलन, रैलियों या किसी भी प्रकार के विरोध को प्रतिबंधित करता है। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2023-24 के वार्षिक बजट में विधायकों की प्राथमिकताओं को तय करने के लिए आज शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही बैठक में बजट को लोक केंद्रित बनाने के लिए सरकार ने आम जनता के लिए भी सुझाव मांगे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आम जनता के साथ उद्योगों, व्यापारिक और कृषक संगठनों के सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से एक ईमेल आईडी भी जारी किया गया। आम लोग राज्य सरकार की ईमेल आईडी budgetidea.hb@gmail.com पर 15 फरवरी 2023 तक अपने सुझाव दे सकते हैं। और राहुल गांधी की अगुवाई में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का रविवार को श्रीनगर के लाल चौक में समापन हो गया। बीते साल 7 सितंबर से शुरू हुई पार्टी की पैदल यात्रा करीब 4000 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर लाल चौक पर ध्वजारोहण के साथ 29 जनवरी 2023 को संपन्न हुई। और टॉप 10 हेडलाइंस के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़े समाचार पर। राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी थी, यह दावा किया है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। बीबीसी की नई डॉक्यूमेंट्री में बोरिस जॉनसन ने बताया कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उससे कुछ समय पहले ही रूसी राष्ट्रपति ने उन्हें धमकाया था। रूस के यूक्रेन पर हमले से पहले कई पश्चिमी देशों के नेता, जिनमें ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी शामिल थे, यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि रूस के यूक्रेन पर हमले को रोका जा सके।
जॉनसन के दावे के अनुसार इसी दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बोरिस जॉनसन को फोन किया था। जॉनसन ने यह भी दावा किया कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को बताया था कि यूक्रेन निकट भविष्य में नाटो में शामिल नहीं होने जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मार्च में भारत आ सकते हैं। ब्लिंकन के इस दौरान रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने की संभावना है। वो दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। ब्लिंकन की बैठकों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री ब्लिंकन मई 2023 में होने वाले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की नींव रखने के लिए अपने भारतीय समकक्ष और अन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। अमेरिका में 2024 में आम चुनाव होंगे। इसको लेकर तमाम चुनावी पार्टियों ने अभियान चलाने शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद राजनीतिक अभियान शुरू कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण कैरोलिना के दक्षिणी राज्य में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारे के साथ एक रैली की। रैली में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कई मुद्दों पर घेरा। साथ ही रिकॉर्ड उच्च मुद्रास्फीति और मैक्सिको के साथ अमेरिकी दक्षिणी सीमा पार करने वाले अवैध प्रवासियों को लेकर बाइडेन की आलोचना की। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पार्टी मार्च में होने वाले उपचुनाव में सभी 33 संसदीय सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उपाध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संबोधित करते हुए कहा कि यह फैसला पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया। इमरान खान सभी 33 संसदीय सीटों पर पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। जमा पार्क लाहौर में खान की अध्यक्षता में हुई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने घोषणा की कि नेशनल असेंबली की 33 सीटों पर उपचुनाव 16 मार्च को होगा। वहीं फिल्म 24 में एफबीआई एजेंट रेनी वॉकर की भूमिका निभाने और वीडियो गेम द लास्ट ऑफ अस में टेस्ट के लिए आवाज देने वाले जाने जाने वाली अभिनेत्री एनी वर्शिंग का 45 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कैंसर से जूझ रही वर्शिंग ने लॉस एंजलिस में अंतिम सांस ली। उनके करीबी ने यह जानकारी दी। वो फिल्म 24, बॉश, द वैम्पायर डायरीज, मार्वल की रनवेज, द रूकी में अपनी भूमिका निभा चुकी हैं। ये तमाम सारी ऐसी फिल्में हैं जिनके लिए वो काफी ज्यादा मशहूर हुई। वर्शिंग को 2020 में कैंसर का पता चला था और उन्होंने अपना काम करना जारी रखा था। वो अभिनेता स्टीफन फुल की पत्नी थी। उनके 3 बच्चे हैं। वहीं कनाडा में सबसे लंबे समय तक रहने वाली मेयर हेजल मैकक्लियन का रविवार को निधन हो गया। वो 101 वर्ष की थी। उन्होंने कई दशकों तक कनाडा के सबसे बड़े शहरों में से एक मिसिसॉगा का नेतृत्व किया। मैकक्लियन ने मेयर के रूप में करीब 36 साल बिताए। इस दौरान उन्होंने कनाडा के छठे सबसे बड़े शहर को बदल दिया। उनकी राजनीतिक शैली के लिए उन्हें तूफान हेजल उपनाम दिया गया था। मैकक्लियन का जन्म 1921 में क्यूबेक के गैस्पे प्रायद्वीप के एक छोटे से शहर में हुआ था और वो अपने घर में सबसे छोटी थी। मैकक्लियन 1978 में मिसिसॉगा की पहली बार महापौर बनी थी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की खबरों पर। G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आर्किटेक्चर कार्य समूह की बैठक आज से शुरू होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस चंडीगढ़ में बैठक का शुभारंभ करेंगे। बैठक में प्रतिभागी वैश्विक वित्तीय बुनियादी ढांचे की स्थिरता, सामंजस्य को बेहतर बनाने और 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर चर्चा करेंगे। 2 दिवसीय बैठक में गरीब और कमजोर देशों को अधिकतम सहायता देने के तरीके तलाशने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक में G20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि
भाग लेंगे। वहीं पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रसायन और एल्यूमिनियम सामान की वजह से चालू वित्त वर्ष के पहले 9 माह यानी अप्रैल दिसंबर माह में भारत से निर्यात के मामले में नीदरलैंड तीसरा सबसे बड़ा देश बना है। भारत सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका में करता है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नीदरलैंड ने भारत को निर्यात बाजार के रूप में ब्रिटेन, हांगकांग, बांग्लादेश और जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई दूसरे नंबर पर आता है। इसी के साथ नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार अधिशेष भी 2017 के $1.5 अरब से बढ़कर 2022 में $12.3 अरब हो गया है। और आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों पर। साउथ अफ्रीका में खेला गया पहला आईसीसी अंडर-19 वुमेन वर्ल्ड कप का खिताब भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विजेता भारतीय टीम को बधाई दी। टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम 17.1 ओवर में 68 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय महिला टीम ने 14 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा सौम्या तिवारी ने सबसे ज्यादा 24 रनों की पारी खेली। इस तरह युवा महिला खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत आईसीसी अंडर-19 वुमेन विश्व कप का खिताब जीतने में सफल हुआ। भारतीय महिला युवा खिलाड़ियों के इस बेमिसाल कामयाबी से पूरे देश में खुशी का माहौल है। देश की बेटियों की इस कामयाबी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाइयां दी हैं। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मैच को मेजबान टीम इंडिया ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। टॉस जीतकर मेहमान न्यूजीलैंड टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे कीवी टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर सिर्फ 99 रन ही बना सकी। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए भी यह आसान नहीं रहा। मुकाबला आखिरी ओवर तक गया। सूर्य कुमार यादव के 26 और हार्दिक पांड्या के 15 रनों की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मैच के बाद अब सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 1 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में चौथी सीड जोकोविच ने तीसरी सीड ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को सीधे सेट में हराया। 2 घंटे और 56 मिनट तक चले मैच को जोकोविच ने 6-3, 7-6, 7-5 से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही जोकोविच एटीपी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी भी बन गए हैं। नोवाक जोकोविच का ये 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने पुरुष सिंगल्स में सबसे ज्यादा खिताब जीतने के मामले में राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। 2008 में जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को अपने नाम कर पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। और इसी के साथ ही टॉप न्यूज में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 30 जनवरी की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारतीय इतिहास में आज का दिन दुखद है। आज ही के दिन साल 1948 को अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई। 2 अक्टूबर साल 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उनके द्वारा चलाए गए अहिंसक आंदोलनों ने भारत को आजादी दिलाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई। इसीलिए पूरी दुनिया उन्हें अहिंसा के पुजारी के रूप में जानती है। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलनों में सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, स्वराज और नमक सत्याग्रह, दलित आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख हैं। उनके नेतृत्व में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। अहिंसा के इस पुजारी की याद में प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है।